स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ IAS पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आपको EPW सीरीज जो है हम कवर करवा रहे हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक वीकली मैगजीन है जिसमें कुछ टॉपिक्स स्पेसिफिकली IAS इंपॉर्टेंट होते हैं, IAS से रिलेटेड होते हैं। तो सारे टॉपिक्स हम इन डेप्थ कवर करेंगे। विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स इन डेप्थ एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू कि वो चीज एग्जाम सेंट्रिक कैसी है, उसके क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। तो EPW की ये एडिशन हम कवर करने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके सिवा आप लोग ये भी जानते हैं कि हम टेलीग्राम हैंडल पर ये सारी PDFs शेयर करते हैं। तो ये मेरे टेलीग्राम हैंडल और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप जरूर मेरे साथ जुड़ें, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इट वुड बी हाईली यूजफुल फॉर यू। आप सभी के लिए वैल्यू एडेड प्रोपोजिशंस यहां पर अवेलेबल हैं। तो जितने भी वैल्यू एडेड सेगमेंट्स हम यहाँ पे देते हैं वो आपकी एग्जाम के लिए काम आएंगे। उसमें हम कई सारे टेक अवेज देते हैं, उसमें PDFs देते हैं। तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े ट्विटर पे, और उसके सिवा रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए न्यू ईयर का अनाउंसमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 न्यू ईयर आ चुका है, हमने एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स को एक्सटेंड किया है। These discounts have been extended by 3 days, और 3rd of January तक आप ये डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो कोर्सेज हैं ये 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए कोर्स है। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी शाम को 6 बजे। इस कोर्स को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप IAS के 2024 के एस्पिरेंट हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसमें सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाएगा। 900+ टीचिंग आवर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस करवाए जाएंगे, मेंटरिंग सेशंस करवाए जाएंगे, और रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट से आपके लिए ज्ञानवाणी सेशंस भी अरेंज करवाए जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो माई कोड इज सांघी लाइव, और ये आपको अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ इतनी कॉस्ट पे, जो कि है 17,500 रुपए। 17,500 पे ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, यानी कि इस पे एक्स्ट्रा 1,500 ऑफ है, वरना ये कोर्स 19,000 का था। ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए अवेलेबल है। जरूर हमारे साथ जुड़े, जरूर इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ वेल टू क्रैक द एग्जाम। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं EPW के आर्टिकल से। पहला जो आर्टिकल है वो बात करता है अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आई रिपीट, द फर्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स स्पेसिफिकली अर्बन एरियाज में होते हैं। ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग चैप्टर के लिए। बैंकिंग चैप्टर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है GS3 जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए, और जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसे में भी यूज कर सकते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हो। दिस कैन बी यूज्ड ऑल अक्रॉस। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक की तरह ही फंक्शन करता है, लेकिन उसको डिफरेंट लॉज के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। सो कोऑपरेटिव बैंक की जो फंक्शनिंग है वो कमर्शियल बैंक की तरह ही होती है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अलग होता है। इट इज डिफरेंट। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है, एक आइडिया स्टार्ट हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो हमेशा से, मतलब इट्स 100 मोर देन 100 ईयर ओल्ड आइडिया, जो तब से स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक फंक्शन कर रहा है। इट इज फंक्शनिंग सिंस देन टिल नाउ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वहां पर वो बैंक की तरह फंक्शन करने लगे। यानी कि आप कोऑपरेटिव बैंक्स में अपना पैसा रखें और कोऑपरेटिव बैंक्स आगे लोन्स के तौर पे पैसा दे, उनको कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है।
और कोऑपरेटिव बैंक्स का जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट भी मेंबर्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट मेंबर्स. So, the term urban cooperative bank refers to primary cooperative banks जो कि अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में लोकेटेड है. 1996 तक कोऑपरेटिव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही लोन देते थे, लेकिन उसके बाद से इसका होलिस्टिक कवरेज किया जाने लगा. अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स वाज बीइंग डन कि आप हर सेक्टर को लोन्स दें. सो ट्रेडिशनली सेंटर्ड अराउंड कम्युनिटीज, लोकेलिटीज, वर्क प्लेस, मतलब उसी जगह, उतनी ही कम्युनिटी में, उतनी ही लोकेलिटी में, उसी जिले में, उसी गांव में आप लोन दें. लेंडिंग टू स्मॉल बोरोवर्स एंड बिजनेसेस, छोटे छोटे बोरोवर्स और बिजनेसेस को जो है आप लोन्स दोगे. और इसी तरीके से कोऑपरेटिव्स एस्टैब्लिश होते थे और चलते थे. तो इसको जैसा मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया जाता है. इस कानून को सन 2002 में मॉडिफाई किया गया, एक नया कानून लाया गया जिसका नाम था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, MSCOS 2002. यानी कि एक कोऑपरेटिव मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. और क्योंकि ये बैंकिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, क्योंकि ये बैंकिंग ऑब्जेक्टिव्स या बैंकिंग इनिशिएटिव्स भी लेता है, तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग कंपनीज एक्ट के तहत भी रेगुलेट किया जाता है. यानी कि उसके प्रोविजंस भी कोऑपरेटिव बैंक्स पे अप्लाई होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, आप ध्यान रखेंगे. बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955 एंड बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949. इसके तहत ये जो चीज है ये रेगुलेट करी जाती है. दिस इज रेगुलेटेड थ्रू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. तो ये ऑब्जेक्टिव है और इसमें रेगुलेट करा जाता है. तो अब आइए जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है. हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स डिसाइडेड. स्ट्रक्चर यानी कि कोऑपरेटिव्स को आप किस तरीके से डिवाइड करते हो. देखिए, आप डिवाइड कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने के लिए हमने उसे रूरल और अर्बन में बांटा हुआ है, अर्बन एंड रूरल. देखिए, so cooperative banks have been divided into urban and rural, urban cooperatives, rural cooperatives. Urban cooperatives have been further divided into scheduled urban cooperative banks and non-scheduled urban cooperative banks. तो scheduled unscheduled है, ये urban areas में है, और rural areas में उसको डिवाइड किया जाता है on the basis of village, on the basis of district, on the basis of block. तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, PACS, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इस तरीके से रूरल एरियाज में डिवाइड किया जाता है. अब मैं आपको ब्रीफली यहां पे समझाने जा रहा हूं, आप सुनते जाइएगा, बस ब्रीफ बेसिस पे समझाएंगे. बेसिकली इस टॉपिक को समझने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ये तो बेसिस है, लेकिन हम यहां पे कोऑपरेटिव बैंक्स के चैलेंजेस समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. ये चीज GS2 गवर्नेंस और GS3 इकोनॉमिक्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये ध्यान रखें. ऐसे में भी ये बहुत यूजफुल होगी. एग्रीकल्चर चैप्टर में इसका यूज काफी देखा जाएगा. तो जब हम बात करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, दो है शेड्यूल्ड अर्बन, तो शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड. तो रेगुलेशन जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का कौन करता है. RBI पार्टली रेगुलेट्स UCBs and its purview of regulation spans across limited area of capital adequacy. जो कैपिटल एडिक्वेट है उसका लिमिटेड एरिया है. रिस्क कंट्रोल एंड लेंडिंग नॉर्म्स, कि आपने रिस्क को किस तरीके से कंट्रोल करा और लेंड करा, लेंडिंग नॉर्म्स. तो RBI प्लेज अ रेगुलेटरी एज वेल एज सुपरवाइजरी रोल. रेगुलेटरी रोल, सुपरवाइजरी रोल RBI प्ले करता है. तो UCBs जो है इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं. दे आर डिवाइडेड लाइक दिस. सो इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रेस यानी कि अगर कोई दिक्कत हो बैंक में, द मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन इज रेगुलेटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. हाईली इंपॉर्टेंट. यानी कि RBI रेगुलेट करता है, लेकिन कोई डे टू डे अफेयर्स में प्रॉब्लम होती है तो आप RCS के पास जाते हो, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास. रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो है जो कि कोऑपरेटिव्स के डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करता है. और अगर कोऑपरेटिव कोई लॉस फॉलो कर नहीं कर रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो लॉस का एनफोर्समेंट भी उस पर लागू करता है, या लॉ का एनफोर्समेंट उन कोऑपरेटिव बैंक्स को याद दिलाता है. दैट इज व्हाट RCS डज. फॉलोड बाय दैट ऑन द रूरल फ्रंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
रूरल फ्रंट में रूरल एरियाज को हम डिवाइड करते हैं विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, राइट। कोऑपरेटिव भी कुछ कुछ उसी तरीके से डिवाइडेड है। सबसे पहले रूरल एरिया में जो विलेज का लेवल है उस पे डेवलप होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसे कहा जाता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, PSCS। उसके ऊपर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके ऊपर होती है स्टेट के लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, इन तीनों लेवल्स पे ये चीज डिवाइड करी जाती है। इट इज डिवाइडेड ऑन ऑल 3 बेसिस, ये चीज करी जाती है। रूरल फ्रंट आर द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी। तो स्टेट के लेवल पे होता है, तभी कोऑपरेटिव अगर आपने देखा हो वो हर स्टेट का अपना अपना होता है। बिहार कोऑपरेटिव, छत्तीसगढ़ कोऑपरेटिव, केरला कोऑपरेटिव, अपने अपने स्टेट्स के होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा अगर आपके स्टेट में कोऑपरेटिव है या नहीं है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्टेट्स के होते हैं। The second leg of rural cooperative includes state cooperative agricultural and rural development banks operating over primary and rural development banks। इसके ऊपर ये काम करता है, ये रूरल फ्रंट पे है। इसको RBI रेगुलेट नहीं करता। This is not regulated by RBI. This is regulated by NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. So district cooperative bank and scheduled cooperative banks इस तरीके से ये ऑपरेट करता है। That is also entrusted with the responsibility of conducting voluntary inspection of state cooperative, agricultural and rural development banks, SCARDB. So let's understand what is the current status of cooperatives. इस वक्त cooperative की नंबरों के टर्म्स में क्या स्थिति है, यानी कि अर्बन एरियाज में कितने कोऑपरेटिव हैं, रूरल एरियाज में कितने कोऑपरेटिव हैं। हाउ मेनी कोऑपरेटिव्स आर देयर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए, अर्बन एरियाज में बैंक्स बहुत हैं, नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो सरकारी बैंक आपको दिखते हैं, SBI, PNB, कैनरा, विजया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, प्राइवेट बैंक्स, HDFC, ICICI, IDBI, ये सारे बैंक्स जो दिखते रहते हैं, फॉरेन बैंक्स दिखते हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज में बैंक्स बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से यहां पे कोऑपरेटिव्स की संख्या कम है, कोऑपरेटिव्स आर लेस। रूरल एरियाज हैव मेनी कोऑपरेटिव्स। Let's have a look at these figures. आप इन फिगर्स को इस ग्राफिक के थ्रू देखें। So, cooperatives में urban areas का account for only 35.3% of cooperatives, whereas the rest, approximately 65% of the cooperatives are in rural areas. ये rural areas में है। Urban cooperatives जो है वो scheduled और non-scheduled में divided है, almost half and half. आधे scheduled है, आधे non-scheduled है। Non-scheduled थोड़े से ज्यादा है। और यहां पे 65% में ये प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में अलग अलग तरीके से रूरल एरियाज में डिवाइडेड है। यहां पे एक दिलचस्प चीज ये है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स कम है, लेकिन अर्बन एरियाज के डिपॉजिट्स और उसके द्वारा दिए गए लोन्स तकरीबन उतने ही हैं जितने रूरल एरियाज में दिए जाते हैं। डिपॉजिट्स एंड लोन्स आर हाई डिस्पाइट द स्मॉल नंबर, जो नंबर है वो छोटा है एज कंपेयर टू रूरल कोऑपरेटिव्स। यूसीबीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द टोटल फाइनेंसिंग डन थ्रू कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। बहुत भारी संख्या में ये लोन्स देता है। दिस इज व्हाट द अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज डू। सो यूसीबीज आर कंपीटिंग विद शेड्यूल्ड कॉर्पोरेशन बैंक्स, मतलब नॉर्मल बैंकों के साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कंपीट कर रहे हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ ग्रेटर प्रॉक्सिमिटी टू कंज्यूमर्स। मतलब लोअर मिडिल क्लास, छोटे स्तर, लेबर क्लास, जो वो वाली संख्या है जिसको लोन चाहिए 20,000, 50,000, लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का, उसके साथ जो कनेक्ट है, उसकी जो रीच है, पहुंच है, वो कोऑपरेटिव बैंक तक ज्यादा है, नॉर्मल कमर्शियल बैंक तक कम है। एज पर RBI डेटा, कोऑपरेटिव्स इन बोथ द एरियाज अकाउंट फॉर 10.6% ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एसेट्स, SCB एसेट्स, while UCBs alone could account for 3.6% of the total assets of SCBs। यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के जो एसेट्स है, भाई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक बार में 50,000 करोड़ का लोन देगा रिलायंस ग्रुप को या अडानी ग्रुप को या इन लोगों को, लेकिन यहां पे अगर हम देखें, अगर उसके 4-5% एसेट कोऑपरेटिव्स के पास है या उतने हैं, तो कोऑपरेटिव्स के पास संख्या बहुत ज्यादा है, विच इज वाई कोऑपरेटिव्स आर गिविंग अ कंपटीशन टू द कमर्शियल बैंक्स। वो कंपटीशन दे रहे हैं कमर्शियल बैंक्स को। तो ये देखिए, ये ग्राफिक क्या दिखाता है।
फॉलिंग नंबर्स वीज़ावी स्ट्रेंथनिंग एसेट साइज ऑफ यूसीबी जो 15 साल के पीरियड में दिखाया गया है, तो नंबर्स एंड एसेट साइज 100 करोड़ से ऊपर है इंडियन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो नंबर ऑफ यूसीबीज जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से नंबर ऑफ यूसीबीज हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 1872 टू दिस, एंड द एसेट साइड हैज इंक्रीज्ड। एसेट साइज जो है वो तकरीबन 6000 करोड़ तक पहुंच गया है, 6000 करोड़, इट हैज रीच्ड टू दिस एक्सटेंट। तो एसेट साइज बढ़ना इज द थिंग दैट वी आर सीइंग, यही हम देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग एज अ पार्ट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की रीच। So cooperatives have played a significant role in the increasing liquidity in the lower and middle class segment. ये चीज आप ध्यान रखेंगे, this is what you will be remembering, this is what you have to remember कि cooperatives ने एक बहुत massive role play करा है जिसमें जहां पे हम उसे financial inclusion से relate करते हैं, we relate it with financial inclusion. Cooperatives have played a massive role for financial inclusion. क्योंकि वो उस तबके को टारगेट करता है जिस तबके को और कोई लोन नहीं देता, लोअर इनकम एंड लोअर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स, सो दे आर इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ दिस। सो कोऑपरेटिव बैंक्स प्लेड अ की रोल इन द realm of financial inclusion. These entities have been the closest to the ultimate customer for the beneficiary. क्योंकि ये सबसे पास रहे हैं, despite the adoption of mobile banking and banking correspondent BCs, commercial banks continue to struggle to achieve the close association, trust and loyalty of cooperative banks. ये सारी चीजें यहां पर आई हैं। So they are intertwined with the local community. Local community से सबसे ज्यादा जुड़े हैं, तो lending structure इसका जो है flexible है, जुड़े हैं, लोन ऊपर नीचे कर लेते हैं, अरेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। They have played a vital role in addressing the problem of urban financial exclusion. अर्बन एरियाज में जो तबका नॉर्मल बैंक की रीच से बाहर था या वो नॉर्मल बैंक को अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसको कोऑपरेटिव्स ने अपने पास अंदर ले लिया है। उसके सिवा इट प्रोवाइड्स चीप क्रेडिट टू मासेस। असली तो बात यही है कि आप जो लोन देते हो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से फायदा है। यूसीबीज कैन ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू रीफाइनेंस लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर यूनिट्स। तो रीफाइनेंस करते हैं आप लोन्स को, जिस तरीके से उनको लोन्स की रिक्वायरमेंट है तो आप और लोन्स देते हो। एंड इसका यूसीबीज कंट्रीब्यूशन इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है बहुत है, खाने पीने की व्यवस्था को या छोटे मध्यम वर्ग के जो बिजनेसमैन है उनको, उन सबको लोन्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है वो यूसीबी काफी अच्छे से करता है। इस वजह से यूसीबी जो है प्रॉपर, आप समझ के चले, वैसे तो कोऑपरेटिव बैंक्स एंटायरली दे केटर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो सबसे ज्यादा केटर करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसी चीज पे बेस्ड हमें यह समझना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को चैलेंजेस कहां कहां होते हैं या किस किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं। कैसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्ट करा, हाउ डिड इट डिफॉल्ट? भाई जब कोऑपरेटिव इतना ही अच्छा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इतना इंक्लूसिव है, इतना सब कुछ है, फिर भी डिफॉल्ट कर गया। क्या चैलेंजेस है? व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दे आर क्लोजर टू द कम्युनिटी बट दे हैव बीन ट्रबल्ड विद वेरियस इश्यूज। व्हाट आर दीज इश्यूज? दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान रखोगे। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, मतलब आपने पूरी ड्यू डिलिजेंस स्टडी करे बगैर आपने लोन्स एक्सटेंड कर दिए, उसे बोलते हैं लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। रिश्तेदारी में, भाईचारे में आपने लोन्स दे दिए। ससेप्टेबल टू फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, आपको पता ही नहीं है कि लोन्स रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है। इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नोन इंसान है, मेरा रिश्तेदार है, उसको लोन पकड़ा दिया, ये चीज नहीं होती। दिस इज नॉट हाउ बैंक्स कैन फंक्शन। इस तरीके से बैंक्स फंक्शन नहीं करते। और अगर वो आप रिश्तेदारों को लोन पकड़ा रहे हो तो आप डिस्क्लोज करते हो कि हमारा रिश्तेदार है, हम इसे लोन पकड़ा रहे हैं। डिमिनिश्ड शेयर इन एग्रीकल्चरल लेंडिंग, एग्रीकल्चरल लेंडिंग में शेयर जो है वो डिमिनिश कर रहा है। देखिए वो ये बात सही है कि कोऑपरेटिव को जब स्टार्ट किया गया था तो वो सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड करता था। नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स के साथ साथ जब उसने एग्रीकल्चरल लोन्स देना शुरू करा तो प्राइमरीली रूरल एरियाज में ज्यादा एग्रीकल्चरल लोन्स दिए गए, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अर्बन एरियाज में ज्यादा एग्रीकल्चरल लोन्स नहीं दिए गए। अर्बन एरियाज में एग्रीकल्चरल लोन्स अभी भी बहुत कम है, जबकि अर्बन एरियाज में भी एग्रीकल्चरल लैंड है। So despite its crucial role played, its share in agricultural lending diminished 64% से 11.3% रह गया, इतना कम रह गया है। This is the share of agricultural credit drastically reduced.
मतलब आप उन लोगों को लोन कम दे रहे हो जिनको ज्यादा जरूरत है, जिनको ज्यादा जरूरत है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन लेने की, उनको कम लोन दिया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड करप्शन, ये भी चीज है। सोचिए मनी लॉन्ड्रिंग होती है, करप्शन बड़ा मैसिव है। पीएमसी बैंक का डिफॉल्ट इसलिए हुआ था, आर्बिट्राज, सर्कमवेंटिंग लेंडिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो है रेगुलेशंस। पीएमसी बैंक का स्कैम ने यह दिखा दिया कि यहां पर भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं और करप्शन के बेसिस पे आप रिश्तेदारों को लोन देते हो जो डिफॉल्ट कर जाते हैं। अल्टीमेटली पैसा किसका मरा? लोगों का। और कोऑपरेटिव बैंक की गारंटी कोई सरकार नहीं देती, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती। डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उन अकाउंट होल्डर्स को जिनका अकाउंट कमर्शियल बैंक में होता है। आपका अकाउंट कमर्शियल बैंक में हो, किसी भी सरकारी बैंक में हो, किसी भी प्राइवेट बैंक में हो, फॉरेन बैंक में हो, डीआईसीजीसी हैज यू कवर्ड टू द ट्यून ऑफ 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए प्रति अकाउंट। यदि आज की डेट में कोई भी एक्स बैंक डिफॉल्ट करता है, इस तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स कवर्ड नहीं है, दे आर नॉट कवर्ड। हाई एसेट रिस्क, ये एक अलग तरीके का वो, देखिए एक बैंक हाई एसेट रिस्क, देखिए एक बैंक डिफॉल्ट करे, उसके पैसे डूब जाए, लोगों के पैसे डूब जाए, वो भी वैसे जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन चलो एक मिनट के लिए मान के चलते हैं ये ऐसा हुआ। लेकिन आप उसकी वजह से दूसरा बैंक भी डूब जाता है। ये क्या करते हैं? देखिए कोऑपरेटिव्स के पास पैसा कम होता है, डिपॉजिट्स का अमाउंट कम होता है और लोन्स ये भी कमिट कर देते हैं, तो कोऑपरेटिव आपस में लोन लेते रहते हैं। एक कोऑपरेटिव ने दूसरे कोऑपरेटिव से लोन ले लिया, तो एक कोऑपरेटिव ने दूसरे कोऑपरेटिव से लोन लिया, वो कोऑपरेटिव डिफॉल्ट कर गया। अगर वो कोऑपरेटिव डिफॉल्ट करा तो उसने जहां से लोन लिया वो भी डिफॉल्ट कर जाएगा, दोनों इकट्ठे मरेंगे। तो डूबते ने दूसरे जो बाहर है उसको अपने साथ डुबा लिया, उसको अपने साथ खींच लिया, दोनों डूब गए। आप समझ रहे हो? विच इज वाई कोऑपरेटिव इज कंसिडर्ड टू बी अ हाई रिस्क एसेट, क्योंकि कोऑपरेटिव को नॉर्मल बैंक तो लोन देगा नहीं, कहां से कोऑपरेटिव के पास पैसा आएगा? सो आरबीआई शुड थिंक अबाउट दिस कि हाउ वुड कोऑपरेटिव बैंक्स गेट देयर मनी. This is hugely important. Growing NPAs, UCBs have performed better compared to SCBs. UCPs ने better perform करा, लेकिन UCBs जो है अब वापस इसमें चले गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, ग्राफ से आपको दिखाता हूं। ये देखिए NPAs है, NPA का जो रेशो है वो इतना हाई था, NPAs ऑफ UCBs वर्सेस SCBs। तो आप ये ध्यान रखें, ये जो डार्क लाइन है, पहली वाली लाइन ये UCB है, ये SCB है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ये SCB है। तो जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक के उसके एनपीएस इतने ज्यादा थे और अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के कम थे। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, डार्क लाइन, और ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है फर्स्ट लाइन, एंड द सेकंड इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सेकंड लाइन। तो ये जो है ये कम हुई, ये और कम हुआ, ये कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। इसके एनपीएस जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आप देख पा रहे हैं कम होते गए। तो 2013-14 तक कम होते गए, जो कि काफी अच्छा था। और ये जो है आप ये समझ के चले, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है उसके भी एनपीएस यहां तक आ रहे थे, लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ कि इसके एनपीएस बढ़ गए। दिस इज समथिंग विच इज प्रॉब्लमैटिक। ये चीज प्रॉब्लमैटिक है कि इसके भी एनपीएस है और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन एनपीएस इसके भी बढ़ रहे हैं, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, ये चीज हम देख रहे हैं। तो इस वजह से तो ये चीज है, डुअल कंट्रोल, यूसीबीज वर अंडर डुअल रेगुलेशन बाय स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एंड आरबीआई। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी चीज है। आप एक चीज को ना, एक अथॉरिटी को पूरा कंट्रोल दें, ना कि एक अथॉरिटी को आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल दें। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल जहां दोगे वो अथॉरिटी डुबाएगी, क्योंकि वहां पे एक दूसरे को लगेगा कि मेरे काम में हाथ डाल रहे हैं। डुअल कंट्रोल कभी नहीं होना चाहिए। सिंगल कंट्रोल तो वन पर्सन contributes to the entire success or the entire failure of their particular institution, उस institution के लिए। So what are the recent developments? Recent developments क्या है? The RBI revised the Supervisory Action Framework (SAF) of UCBs in January 2020. इन्होंने 4 टीयर्स में डिवाइड किया था। टीयर 1 जितने भी UCBs हैं, अर्नर UCBs, irrespective of the deposit size and all other UCBs, इनको इस तरीके से इन्होंने 4 टीयर स्ट्रक्चर डिसाइड किया था। टीयर 1, टीयर 2 जो है 100 करोड़ से 1000 करोड़ के UCBs है, टीयर 3 10,000 करोड़, 1000 से 10,000 करोड़, टीयर 4 10,000 करोड़ से ऊपर। तो इस तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करा जाएगा, अरेंज करा जाएगा, इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था। दिस इज व्हाट वाज अरेंज्ड।
and that is how they are trying to overcome the problems which are being faced by urban cooperative banks. इसके सिवा कुछ और रिफॉर्म्स जो रिक्वायर्ड है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं. लेट्स हैव अ लुक. सो जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है यूसीबीज के, देयर इज अ नीड फॉर इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना है, enabling access to capital and improving governance and oversight for sound banking through the RBI. तो आप जो है साउंड बैंकिंग थ्रू आरबीआई इसको आप बढ़ा रहे हो. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज, और यही चीज चाहिए भाई. प्रोफेशनलिज्म लैकिंग है ना, तो प्रोफेशनलिज्म आप बढ़ाएं, साउंड बैंकिंग प्रिंसिपल्स को बढ़ाएं, बेटर करें. तो आरबीआई शुड इंटरप्रेट द एक्ट्स प्रोविजंस सो दैट दे डू नॉट डिस्टर्ब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पीपल्स फेथ इज रिस्टोर्ड इन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम. ये विश्वास आपको जगाना है, ये तब जागेगा जब आप बैंकिंग प्रिंसिपल्स को साउंड करें. और दूसरी बात है, आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर्स, इन टर्म्स ऑफ कि आप किसको कमान संभाल रहे हो, दे रहे हो, इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म. ये सारी की सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है. दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और यही वजह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स पे भरोसा आप रिस्टोर कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू हैव द फेथ ऑन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑफ पीपल हु आर देयर एट द ग्रास रूट लेवल. ग्रास रूट लेवल वाले लोग जो हैं तभी भरोसा करेंगे जब इस तरीके से कुछ काम होगा. तो हम इस पे यही कंक्लूड कर सकते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर हम चाहते हैं ठीक से फंक्शन करें, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे आर डूइंग वेल ऑन दिस फ्रंट. So mobilize करें savings from middle and lower income urban groups and to provide credit to their members, many of whom belong to the weaker sections. ये कोऑपरेटिव से लोन ले हैं, आगे भी लेते रहे, और यही कंक्लूजन है. इस वजह से वी हैव टू मेक श्योर दैट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस, कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करे, और उसी के साथ साथ हम ये कोशिश करें कि कस्टमर्स को पूरी वैल्यू फॉर मनी दें एट द लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट. लोएस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट रेट पे ये चीज करी जाए. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस पे एक प्रीलिम्स का और एक मेंस का क्वेश्चन बनता है जो मैंने इंक्लूड करा है. प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप देखें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये सेटअप किए हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा. दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू करें. They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. तो देखिए, they are supervised and regulated by local boards set up by state government. Statement is wrong, गलत है. ये स्टेट गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है और आरबीआई रेगुलेट करती है. पार्टली इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, और they were brought under the purview of the Banking Regulation Act through an amendment in 1966. 2 and 3 are correct. B for Bombay जो है आपका सही ऑप्शन है इसमें. और इसके साथ साथ जो फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है वो ये है, कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया फ्रॉम द बैकबोन फॉर द डिलीवरी ऑफ क्रेडिट टू रूरल एरियाज. इन लाइट ऑफ दिस डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रीसेंट पीएमसी बैंक क्राइसिस ऑन ओवरऑल रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड लेंडिंग. तो कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर्म द बैकबोन फॉर द डिलीवरी ऑफ क्रेडिट टू रूरल एरियाज, की डिलीवरी ऑफ क्रेडिट हो रही है रूरल एरियाज में, ये चीज हो. इन द लाइट ऑफ दिस डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ द रीसेंट पीएमसी बैंक का जो घोटाला हुआ है उसकी लाइट में ये चीजें डिस्कस करनी. बेसिकली आपको इसके चैलेंजेस डिस्कस करने हैं इन द लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स. तो ये था हमारा पहला टॉपिक. हमने कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करा. आई होप यू अंडरस्टूड. फॉलोड बाय दैट जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो फर्टिलाइजर्स को लेकर है. फर्टिलाइजर की सब्सिडी कितनी दी जाती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और वो भारत के खेती बाड़ी वाले सेक्टर को, एग्रीकल्चरल सेक्टर को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. GS3 जहां पे एग्रीकल्चर का पूरा पोर्शन है, 8-9 टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर के. गवर्नेंस GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सोशल इशू भी है ये, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ऐसे के लिए भी इसके इनपुट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो ध्यान से सुनिएगा, आनंद लीजिएगा इस टॉपिक का, समझिएगा NPK होता क्या है, और सॉइल में किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स सही होते हैं, इंडियन सॉइल में कौन से इंग्रेडिएंट्स लैकिंग हैं, और उनको किस तरीके से, उसकी पूर्ति किस तरीके से भारतीय सॉइल में करी जाती है. आइए देखें. फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बढ़ना एक प्रॉस्पेरिटी का निशान है, यानी कि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो कर रहा है. ये फर्टिलाइजर यूज या उसका प्रोडक्शन बढ़ना या उसका कंजम्पशन बढ़ना उसकी तरफ एक इशारा है, जो कि बिल्कुल सच है.
तो ये चीज हमें पता चली ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। 1969 भारत सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ जो है वो फोकस करा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खूब भारी मात्रा में बढ़ाया गया। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया गया या वो बढ़ा, तो उसमें हमने ये देखा कि इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक्चुअली रिक्वायर्ड मोर फर्टिलाइजर्स। उसकी वजह से फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी ज्यादा हुआ, जो बहुत जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ा तो ये चीज बढ़ी, which actually showed prosperity in the agricultural sector in terms of actual amount of food grains grow. So due to various historical, physical and institutional factors, new agricultural strategy, Green Revolution, HYV seeds was adopted, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ी। और यही रीजन था कि भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है फर्टिलाइजर्स का, और दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बन चुका है चीन के बाद फर्टिलाइजर्स का। So more than 3/4 of the gross cropped area in the country is currently under the influence of chemical fertilizers, जो कि एक तरीके से बात अच्छी है कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आप जानते हैं कि इतना केमिकल्स का यूज अच्छा नहीं है। इसी चीज पे आज की एनालिसिस टिकी है और आज का आर्टिकल लिखा गया है ईपीडब्ल्यू में कि एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, all India's average fertilizers consumption is 165 kgs per hectare, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium, but there are huge variations from state to state. जैसे जिस स्टेट का एरिया सबसे ज्यादा होगा, उस एरिया में सबसे ज्यादा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी उस स्टेट का ज्यादा होगा, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में जो एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर करोगे वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। तो यूपी यूजेस द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर्स। लुक, what is the consumption rate? What is the figure? 42007,000 tons. Andhra Pradesh and Maharashtra account for consumption of more than 3,000 tons of fertilizer per year each. And northeastern India is least dependent on chemical fertilizers. ये organic fertilizers ज़्यादा यूज करते हैं, और horticulture वहाँ पे खूब होता है। On an average, soil in India is deficient in nitrogen, जिसकी वजह से जो specific ratio बताया गया है NPK का, वो हिला हुआ है। जैसे कि रेशो जो बताया गया है, हम उससे कई गुना ज्यादा संख्या में नाइट्रोजन डालते हैं, तो सॉइल ऑब्वियसली नुकसानदायक, सॉइल का नुकसान तो होगा ही होगा। आइए देखें इस चीज में क्या हो रहा है। आप देखिए, फर्टिलाइजर यूज्ड पर एकड़ ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया केजी पर एकड़ इन इंडिया फ्रॉम 1950 टू 2015। 1950-51 में नेक्स्ट टू निल था, तो ये चीज है जीसीए, फर्टिलाइजर यूज्ड पर एकड़ ऑफ एरिया, इतना प्रति किलो ऑफ एरिया इतना था। वो होते होते 2014-15 में इट हैज रीच्ड 40, होते होते देखिए कहां तक पहुंच गया, ये 44-45 के लेवल पे चल रहा है। 2014-15 में इतना मैसिव जो है कंजम्पशन हुआ है। तो व्हाट इज द इश्यूज इन फर्टिलाइजर यूजेज? इतना है तो अच्छी बात है ना। इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि हमें यूज करने की तमीज नहीं है। जो एवरेज हमें लगानी चाहिए वो है 4:1:1 एनपीके की फर्टिलाइजर यूज, लेकिन हम एक्चुअल जो एवरेज लगा रहे हैं, आपको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, 33:7:1। 33% नाइट्रोजन है, 7% फॉस्फोरस है, सिर्फ 1% पोटेशियम है। चावल को यूज करने में इतना मैसिव नाइट्रोजन डल रहा है। और दूसरी तरफ वीट के लिए जो है रिकमेंडेड रेशो 4:2:1 है, लेकिन जो यूजेज है वो 13:5:1 है। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड यूज। तो इस डिस्टॉर्टेड यूज की वजह से जो प्रोडक्शन क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन क्वालिटी डेफिनेटली नेगेटिवली इंपैक्टेड होगी, आपका क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस अफेक्ट होगा। सो मोर फर्टिलाइजर यूज इन राबी सीजन एज कंपेयर टू खरीफ सीजन। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, राबी में खरीफ से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है भारत में। देयर इज हाई यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स विद राइस, व्हीट, शुगरकेन अकम्पनीड विद HYV सीड्स। ये चीज करी जाती है। दिस इज द फर्स्ट इशू। फॉलोड बाय दैट फर्टिलाइजर सब्सिडी। फर्टिलाइजर सब्सिडी इतनी भारी है कि लोग जो है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट निल कॉस्ट पे फर्टिलाइजर अवेलेबल है फार्मर्स को, कि लोग एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज करने लगे हैं। तो देयर हैज बीन एन अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन सब्सिडीज ऑन यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, एंड इट्स राइजिंग सेल लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। यूज जो है फर्टिलाइजर का वो इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि फर्टिलाइजर बहुत सस्ता है। फार्मर्स को लगा सस्ता है तो ज्यादा यूज करो, ज्यादा खरीदो, ज्यादा यूज करो। तो जितनी बड़ी फील्ड में फर्टिलाइजर आपको मान लीजिए 100 किलो यूज करना था, वहां आपने 150 से 200 किलो यूज हुआ।
इस एप्लीकेशन की वजह से आपने सॉइल की क्वालिटी डिटेरियोरेट करी, सॉइल हेल्थ हैज डिटेरियोरेटेड बिग टाइम। उस सॉइल के नीचे जो ग्राउंड वाटर है दैट हैज आल्सो डिटेरियोरेटेड अ लॉट मोर। सो ग्रेटर डिप्लीशन इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। एनवायरमेंटल, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, ये सब हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ये सब चीजें भी तो हो रही है, इतना ज्यादा आप केमिकल यूज करोगे तो ये सब चीजें नहीं होंगी। इस वजह से आज की डेट में ऑर्गेनिक इन चीजों पे ज्यादा फोकस है। So, coordination failure between the scientific institution responsible for conducting research on soil science and along with that the farmers who are supposed to use this generated knowledge. इस knowledge को generate करने के लिए ये चीज use करी गई है। Soil health cards are clearly not taken into account and do not play much of a role in decision making process of the farmers. तो soil health card के basis पे farmers operate नहीं करते, they operate on the basis of how they like to farm या what is beneficial for them, जो उनके लिए इकोनॉमिकली एडवांटेजेस है। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, 2 क्रॉपिंग सीजन्स के बीच में गैप होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में गैप नहीं होता है। जब 2 क्रॉपिंग सीजन्स के बीच में गैप होता है तो उससे सॉइल की हेल्थ को रिजुवेनेट किया जाता है, सॉइल की हेल्थ को और प्रॉपर किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो जब आप सॉइल की हेल्थ को रिजुवेनेट ही नहीं करोगे, जैसी सीजन खत्म हुआ वैसी दोबारा आप बीज बो दोगे उसमें, तो सॉइल तो डिटेरियोरेट होगा ही। वो अभी नहीं और 5, 8, 10 साल में वो जमीन बंजर हो जाएगी। जब तक बैरन नहीं हो जाएगी तब तक आप उस पर खेती बाड़ी करते रहोगे। इट्स नेचर, हाउ कैन यू प्ले विद नेचर? ये तो किसी भी, आप अपनी बॉडी पे इतना शोषण करोगे तो आपकी बॉडी इवेंचुअली जवाब दे जाएगी, बैठ जाओगे। अगर आप अपनी बॉडी को बिना प्रॉपर रेस्ट दिए काम करते जाओगे या खेलते जाओगे या कुछ भी करते जाओगे, सो इवेंचुअली यू विल गिव अप आफ्टर 3, 4, 5 days. It is not possible to keep going. You have to basically give proper rest. Similarly, we have to give proper rest to land. So, what are the steps taken by the government in order to solve these problems? तो पहला जो स्टेप है वो लिया गया था सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड की आपके सॉइल यानी मिट्टी की हेल्थ, सेहत कैसी है और उस सॉइल पे कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल क्रॉप होगा ना, तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, रिकमेंडेड फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग बीइंग प्रमोटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, fertilizers are provided to the farmers at subsidized rates based on the nutrients. Very very important. NBS scheme, ये बहुत अच्छी स्कीम है by the way, this is a very good scheme. NBS में the farmers are subsidized rates based on the nutrients. Fertilizers that are fortified with secondary and micronutrients such as molybdenum and zinc are given additional subsidies. Intends to increase the consumption of PNK fertilizers so that the optimum balance of NPK fertilization is achieved. जो एनपीके बैलेंस है फर्टिलाइजर्स का वो अचीव हो चुका है, दिस हैज बीन अचीव्ड, ये चीज हो गई है। नीम कोटेड यूरिया, ताकि यूरिया में करप्शन ना हो। यूरिया में करप्शन कैसे होता था कि यूरिया बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद, सब्सिडी देते थे कंपनीज को, कंपनीज फ्री में बेचती थी और उस वजह से बहुत ज्यादा यूरिया का वेस्टेज होता था, करप्शन होता था, वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, उसमें ब्लैक मार्केटिंग होती थी। यूरिया के और मल्टीपल यूजेस निकाल दिए गए थे, जिस वजह से नीम कोटेड यूरिया किया गया कि वो सिर्फ यूज ही एग्रीकल्चर में हो सकता है और किसी चीज में यूज ही नहीं हो सकता। दिस वाज डन। इसको तो काफी टाइम, 10 साल हो गए ये अमेंडमेंट करें। एंड देन ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू ICAR इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग कृषि विज्ञान केंद्र एंड मल्टीपल अदर प्लेसेस, जहां पे आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से भारत सरकार ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के थ्रू एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में चेंजेस लाने की कोशिश करी है। चेंजेस धीरे धीरे अप्लाई हो रहे हैं, धीरे धीरे उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है, तो बड़ा इफेक्ट दिखने के लिए टाइम लगेगा। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इन इंडिया फर्टिलाइजर पॉलिसीज वर गाइडेड बाय द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी in food grain production. India decided to adopt the new agricultural strategy with the twin aims of finding technological solutions to the problem of low productivity and attaining self-sufficiency in food grains instead of relying on institutional measures. Institutional measures में rely करने की बजाय ये चीज यहाँ पे इस तरीके से implement करती है. It has been implemented like this. So what we have to do is we have to make sure that whatever the government has done, it has done in a proper way, and government has a parameter to keep a check कि उसमें हो क्या रहा है, what is happening on that. So let's come to the prelims oriented question on fertilizer on this topic. With reference to chemical fertilizers in India, consider the following statements.
At present, the retail price of chemical fertilizers is market driven and not administered by the government. क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको? एग्जाम क्वेश्चन है. अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस. क्या ये नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है? सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है ये बताने वाली बात है. सो रिटेल प्राइसेस ऑब्वियसली जो है वो एडमिनिस्टर्ड है गवर्नमेंट द्वारा, वो रिटेल पे नहीं है. रिटेल पे मिलेगा तो 100 रुपए 500 रुपए किलो मिलेगा आपको. यहाँ पे गवर्नमेंट से एडमिनिस्टर्ड है तो वो थ्रो अवे रेट्स में मिलता है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ, आपके ए और डी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस. यस. सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. 2 and 3 आर करेक्ट. और मेंस का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है. फर्टिलाइजर वोज इन इंडियन एग्रीकल्चर. मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में क्या दिक्कतें हैं वोज इन इंडियन एग्रीकल्चर, इस पे कमेंट करें. 10 marks, 250 words. So do try and answer this question. Here we come towards the end of our EPW analysis. 2023 के जितने एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स हम सारी फैकल्टीज मिलकर लाए हैं. तो इस क्रैश कोर्स का नाम है SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस, जो बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी 2023 से. तो 5 जनवरी से दोपहर को ये बैच स्टार्ट होने वाला है. 200 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग बाय द टॉप फैकल्टीज, जो कि क्रैश कोर्स में आपके सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. उसी के साथ साथ पूरा करंट अफेयर्स एनालिसिस किया जाएगा. मैं खुद आपको इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट कवर करवाऊंगा. उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाएगी और सेक्शनल टेस्ट हर क्लास के बाद आपको दिए जाएंगे. मेंटरशिप सेशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है ही. ये सारी की सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगी अगर आप मेरा कोड यूज करें, विच इज सांघी लाइव. तो सांघी लाइव कोड पे आपको ये चीज मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपए में, 5,500 रुपीज में. तो उस कोर्स को सब्सक्राइब करें आज ही. एक्स्ट्रा डिस्काउंट सिर्फ 2 दिन और एप्लीकेबल है, 3 जनवरी तक. इसको आज ही अप्लाई करें. और ये पीडीएफ्स जो है ये डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और जुड़े मुझसे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पे. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिली मेंबर्स एंड यू. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड. ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.